जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक बहुत ही जबरदस्त से वीडियो में। एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और लगभग हर जगह बच्चों के मन में यही सवाल है कि क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने के प्रोसीजर क्या होंगे, क्या इसके अंदर में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, क्या पैटर्न में कोई चेंज हुआ है। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट है मेरे भाई, जो अभी 12th पास किए हुए हैं, उनके मन में सबसे बड़ा ये सवाल है कि कहा जाता है कि एसएससी में 12वीं पास के लिए ये सबसे बढ़िया नौकरी है, लेकिन इस नौकरी को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। इसमें जो सैलरी है वो तो 40,000 से ऊपर तक भी चली जाती है, लेकिन 12वीं पास का बच्चा अगर 40,000 रुपये प्रति महीना कमाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे वो सारे काम ये कर पाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर में मेरे भाई हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, एक एक डिटेल को मेरे बहुत ही शानदार तरीके से सुनिएगा और कहीं पर कोई भी चीज को मिस मत करिएगा। इस वीडियो के अंदर में हमने ये सारी चीजें कवर की हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर है, सबसे पहले हम बता दें तो जो ये वैकेंसी आई है इस बार वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद में सीएचएसएल 2025 का फॉर्म भरने के इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या है। ठीक, फॉर्म भरने की जो फीस है हमारे सामने यहाँ पर वो क्या है। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि मेरे भाई यहाँ पर कितनी डिग्री होनी चाहिए कि आप इसके फॉर्म को भर पाएं। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट को लेकर के, और नेक्स्ट हमारा हो गया फॉर्म को अप्लाई करने का यहाँ तरीका क्या है। पहले अप्लाई करने के तरीके बहुत सरल होते थे, अब ये काफ़ी जटिल हो गए हैं, तो उसमें गलती किए बिना आप कैसे अप्लाई कर पाएं इस बात को ये समझने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद इसमें रिजर्वेशन किन किन को मिलेगा और कितने साल का मिलेगा, मार्क्स में रिजर्वेशन कितने का मिलेगा, ये सारी बातें। पेपर का पैटर्न यहाँ पर क्या है, क्या इसमें प्री होता है, मेंस होता है तो कितने नंबर का होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सिलेबस हमारा यहाँ पर क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाने होते हैं, कितना पूछा जाता है। इसमें टाइपिंग होती है तो उसी को स्किल टेस्ट नाम दिया गया है, तो टाइपिंग इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है तो उसके लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितनी है। और सबसे अंतिम हमने यहाँ पर कट ऑफ रखा है कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार ये देख लीजिए कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, ताकि उसके आधार पर आप ये जस्टिफाई कर पाए कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कितना बेंचमार्क अपने लिए सेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत सबसे पहले मेरे भाई वैकेंसी के साथ में करते हैं। इसकी वैकेंसी की हालत बहुत ही खस्ता है मेरे भाई। अगर हम शुरू में बात करें 2022 का एक वक्त था जब इसके अंदर में 4,522 वैकेंसी आई थी। उसके बाद में 2023 में सिर्फ 1762 वैकेंसी आई। कारण भी सिर्फ और सिर्फ ये था कि इसके अंदर की जो पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, वो मेरे भाई सीजीएल में ऐड कर दिया गया। तो वो सीजीएल में ऐड कर दिया गया तो 23 में इसकी खुद की वैकेंसी क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। और 2023 के बाद से पीए और एसए का जो पद होता है, पहले सीएचएसएल से इसकी नियुक्तियां होती थी, भर्तियां इसकी यहाँ से निकलती थी और पूरी की जाती थी। अब वो सीजीएल के पेपर के माध्यम से किया जाता है, तो वो इसमें नहीं आता है। तो 23 के बाद से आप 24 में देख लो और 25 में देख लो, 24 में लगभग 3400 वैकेंसी है और इस बार 3,131 वैकेंसी है। मतलब लगभग 3,000 पद हैं। कोई खराब नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, हाँ बढ़िया है, ठीक है, आप इसमें कर सकते हो तैयारी, इतना भी ज़्यादा कोई कहानी नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये फॉर्म भरने के डेट को लेकर के मेरे भाई, तो फॉर्म भरने के डेट को थोड़ा सा समझिए आप यहाँ पर कि आपका डेट क्या कहा गया है। फॉर्म भरने का जो डेट है मेरे भाई यहाँ पर वो 23 जून से लेकर के 18 जुलाई तक शुरू हो जाता है। अक्सर यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से मेरे भाई आप फॉर्म को भर सकते हैं, और आप यहाँ पर लगभग 1 महीने का समय मिलता है इसके अंदर में, क्योंकि लगभग 30 लाख से ऊपर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं और 30 लाख कैंडिडेट में सिर्फ 3,000 की सीट आप ये मान करके चलो। हालांकि 30 लाख में 15 लाख लोग फॉर्म भर तो देते हैं लेकिन पेपर देने तक नहीं जाते हैं। आधा कंपटीशन वहीं पर खत्म हो जाता है। प्री देने मात्र 15 लाख लोग जाते हैं, बाकी मजे मजे में फॉर्म भरते हैं खाली, क्योंकि इसकी फॉर्म की फीस बहुत कम होती है। फॉर्म भरते वक्त में अगर मान लीजिए कहीं पर कोई गलती हो जाता है आपसे, तो उसके लिए भी अलग से फिर दोबारा वेबसाइट खोल दिया जाएगा, और वो कितने तारीख को होगा, तो 23 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक आप मेरे भाई यहाँ पर उस वेबसाइट पर जा करके अपने फॉर्म में जो हुई गलतियाँ उसको आप सुधार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आता है सर पेपर को लेकर के कि फॉर्म अभी भरेंगे तो पेपर कब होगा, तो पेपर में आपका मेरे भाई होगा सितंबर में, 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025, यानी प्रीलिम्स का जो पेपर है वो यहाँ पर इतने दिनों तक, 10 दिनों तक चलेगा। तो अगर अभी हम मान लेते हैं जून आपका जब खत्म हो गया, जुलाई और अगस्त आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने के बाद में इसका प्री का पेपर होगा और उसके कई महीनों के बाद में इसका मेंस का पेपर होगा। मेंस के लिए आपके पास में अच्छा खासा टाइम है,
सितंबर में आपका प्री खत्म हो जाता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हो जाते हैं। लगभग 4.5 महीने के बाद में तो फरवरी मार्च में आपका जो पेपर है वो कंडक्ट होता है। हो सकता है 20 फरवरी से आपका 10 मार्च तक, या मतलब हो सकता है कुछ मतलब फरवरी और मार्च में, मतलब एक एक दिन फरवरी के एकदम एंड में जाएगा। मतलब 5 महीने का वक्त आपको जो है लगभग मेंस में मिल रहा है। ये पता नहीं इन्होंने कैसे डेट डिसाइड किया है कि प्री में सिर्फ 2 महीने और मेंस में 5 महीने, बट ठीक है, इससे फायदा उन लोगों को ज़्यादा होगा जिनकी तैयारी पहले से हो रखी है। जो नया बच्चा है यहाँ पर वो तो प्री की तैयारी में उलझ के रह जाएगा। ठीक है, इससे सीजल वाले बच्चों को भी फायदा होगा, जो सीजल का पेपर अभी देंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उसी तैयारी के आधार पर जाकर के इसका भी प्री का पेपर दे देंगे। तो ये बहुत फायदा मिल जाता है। फॉर्म में अगर कहीं पर कोई गलती है तो आपके पास में ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पे कॉल करके संपर्क करके बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है जो भी परेशानी है वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। वो एसएससी का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, रही बात फॉर्म के फीस की, तो अगर आप किसी भी जाति के हैं, चाहे यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, आपके 100 रुपये मेरे भाई यहाँ पर लगेंगे। और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं, महिला किसी भी जाति का हो, चाहे यूआर का हो, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान पूरा चल रहा है और महिलाओं से कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाती है। ठीक है, एसएससी के फॉर्म इतने सस्ते होते हैं कि लगभग सभी लोग इसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका नुकसान एसएससी को ये हो जाता है कि 30-30 लाख, 35-35 लाख लोग अप्लाई करते हैं। एसएससी उसके हिसाब से सारे सेंटर की बुकिंग कर लेती है। मतलब ऐसे समझ लो बाराती तुम्हारे 300 आए, तुमने होटल बुक कर लिया, खाना बुक कर लिया और खाने पहुंचे सिर्फ यहाँ पे 100 लोग, 200 लोग तो ये भी नहीं किया, तो नुकसान हो गया तुम्हारा। वही बात है, 30 से 35 लाख लोग मेरे भाई लगभग यहाँ पर जो है पहुंच जाते हैं, मतलब फॉर्म भर देते हैं, लेकिन पेपर देते वक्त सिर्फ 10 से 15 लाख लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो भारी नुकसान होता है। जैसे रेलवे है मेरे भाई, वहाँ एसएससी भी ऐसा कर सकती है कि फॉर्म के फीस को 400 या 500 रुपया रखे और जो पेपर देने टीयर 1 देने पहुँच जाए तो उसके 500 रुपये में से 400 रुपये उसको वापस कर दे और सिर्फ 100 रुपया मेरे भाई यहाँ पर फॉर्म का चार्ज किया जाए। इससे क्या होता है मेरे भाई, पेपर ज़्यादा शिफ्ट के जगह पर कम शिफ्ट में होंगे। जेन्युइन कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे, जेन्युइन अप्लाई करेंगे तो कम शिफ्ट में पेपर होगा और सारी प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी होगी। प्री का जो रिजल्ट आएगा वो जल्दी, मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो जल्दी, और 1.5 साल की भर्ती को 1 साल में समेटा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा किया जा सकता है, जो मुझे हमेशा एसएससी के फॉर्म को लेकर के दिक्कतें होती हैं कि फॉर्म फीस बहुत कम है। ज़्यादा रखो और फिर वापस कर दो बच्चों को जो स्पेशली प्री का पेपर देने जा रहा है। इससे फालतू का कैंडिडेट नहीं भरेगा और टाइम पास नहीं करेगा यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो देखो 2 तरह के पद हैं, उन दोनों पदों के बारे में समझो। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको हम डीईओ भी बोलते हैं, ठीक है, वो होगा ग्रेड ए इन एमओसीए मेरे भाई, एफपीएनडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। तो उसके लिए क्या चाहिए, 12वीं पास मेरे भाई यहाँ पर चाहिए, और किसके साथ में, तो साइंस स्ट्रीम में, जिसमें मैथमेटिक्स एक तुम्हारा सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से चलेगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड तुम्हारा चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा पद है जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं, या यहाँ पर जेएसए हो गया मेरे भाई, या फिर डीईओ हो गया मेरे भाई ग्रेड ए, मतलब मिनिस्ट्री को छोड़ करके। मिनिस्ट्री वालों के लिए ये चाहिए, और मिनिस्ट्री में जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो वो मेरे भाई बस एक 12th स्टैंडर्ड पास किए हुए हैं, ठीक है, किसी बढ़िया बोर्ड से, किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से यहाँ पे, या 12th के बराबर की डिग्री हो, जैसे कई लोग 10वीं के बाद में डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो भी मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है। ठीक, सबसे बड़ी बात आती है कि कितने साल के एज के लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो जो एज की रिक्वायरमेंट है बच्चों यहाँ पर, वो देखो इस बार अगस्त का डेट इन्होंने नहीं लिया है। पूरे नोटिफिकेशन में अगर कहीं पर कोई चेंज है तो वो यही है। पहले जो था मेरे भाई वो 1 अगस्त को कंसिडर करते थे, और यहाँ पर जो एज है इन्होंने 1 जनवरी 2026 को कंसिडर किया है। यानी 1 जनवरी 2026, यानी अगले साल के जनवरी 2026 तक आप मेरे भाई, न्यूनतम एज आपकी 18 साल हो और अधिकतम एज आपकी कितनी हो, तो 27 साल हो। लगभग हर वर्ग के लड़का लड़की, हर कैटेगरी के लिए मेरे भाई। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मजे की बात यह भी है, क्योंकि भारत में रिजर्वेशन है, और जहां रिजर्वेशन है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, आपको कट ऑफ में भी उसका फायदा देखने को मिलता है और फॉर्म में भी उसका फायदा होता है। तो फॉर्म में कैसे होता है मैं आपको बता दूं। अगर एससी एसटी का कैंडिडेट है तो जो वो समय दिया गया था 27 साल, उसमें तुम 5 साल और जोड़ लो, यानी तुम 32 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ओबीसी वाले 27 साल था, उसमें 3 साल और जोड़ लो, यानी 30 साल तक जो है तुम अप्लाई कर पाओगे। इनफैक्ट मैं आपको अपना बता दूं, मेरा खुद सीएचएसएल का ऑल इंडिया रैंक 114 रहा है। ठीक है, और मेरे सारे सब्जेक्ट में, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 रहे हैं। अगर मैं भी आज चाहूँ तो, मेरी उम्र अभी कम है, मैं भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ अपने रिजर्वेशन को उठा करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, हम पढ़ा रहे हैं तो अप्लाई तो नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, बस एक बात आई तो हमने बता दिया। बाकी इनके अलग अलग रिजर्वेशन है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सकते हैं। रिजर्वेशन जो लोग फ़ायदा उठाते हैं तो उनको यहाँ पर क्या करना होगा, तो रिजर्वेशन वालों को जैसे मानिए अगर आप ओबीसी के हैं तो आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट पेश करिए, एससी एसटी के हैं तो आप उसको पेश करिए, जिसके बारे में कहा गया है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है और जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र वो किसके वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ओबीसी और एससी एसटी अपना क्या आय दिखाएगा, वो आय को दिखा करके ही तो इसका जाति बना है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आय प्रमाण पत्र हो गया। ये जो एसएससी अपना फॉर्मेट देती है उसी फॉर्मेट में रखो, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुमको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी और वो बिल्कुल भी दूर दूर तक तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो इनके फॉर्मेट में बनवाओ, नहीं तो बाद में बहुत वाद विवाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और पूरी मेहनत करने के बाद में सब खत्म हो जाता है, वो मत करना। एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है उसी फॉर्मेट में बनवाना जैसे कि एसएससी ने अपना पेज संख्या 67 और 68 में कहा है। जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम मैथ्स बाई आदित्य रंजन पर डाल दिया है मैंने, उसमें जा करके डाउनलोड करके 67 68 पेज नंबर में अपना फॉर्मेट यहाँ देख लेना भाई, ठीक है। जो आपका प्रमाण पत्र है वो राज्य सरकार का नहीं होना चाहिए। हर दिन मेरे पास में बच्चा आता है ऑफलाइन में, सर ये स्टेट वाला है चल जाएगा, सर ये ऐसा है चल जाएगा। अरे कैसे चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। चलेगा तो सीधा सीधा सेंट्रल वाला ही चलेगा, ये ध्यान रखो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर पेज नंबर 76 पर दिया गया है, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ बनवाना, उसके अलावा कहीं पर कोई गलती मत करना। अब ये तो जान लिया तुमने मेरे भाई सर्टिफिकेट का पूरा पूरा प्रोसीजर, लेकिन एक और बात जान लो, सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के पहले का बनवा लेना, तो उसमें तुम्हारा पूरा पूरा क्लियरेंस हो जाता है। लेकिन अगर बाद में बनवाते हो तो बहुत कष्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर यह बात भी कहा गया है कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट 18 जुलाई है, ठीक है, तो आप उसके पहले का बनवा लीजिए। लेकिन कितना पहले का मेरे भाई, तो उसके पहले का सिर्फ 3 साल का। पता चले 1990 का सर्टिफिकेट बनवाए हो, अप्लाई होगा नहीं होगा मेरे भाई, 2010 2020 किसी का वो अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 3 साल पहले का वो उसको माना जाएगा। और नहीं क्या 3 साल से अधिक पुराना हो गया तो उसको दोबारा एक नया बनवाओ और वो उस डेट के पहले तक का हो, ठीक है। अभी जाकर के अप्लाई कर देना, तुरंत पापा को बोल दो या जो भी आसपास रहते हैं कि भैया हमारा एक दोबारा से सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, नया वाला डॉक्यूमेंट रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। बाकी जो लोग इस तय समय तक नहीं बन पाते हैं तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाते हैं वहां पर, तो अगर आपका इस डेट का बाद का होता है तो वो होल्ड पर डाल देते हैं, फिर वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं, सही है तो ओके कर दिया जाएगा, नहीं है तो फिर मना कर दिया जाता है। ऐसे ही आपकी जो डिग्रियां हैं 12वीं पास की या डिप्लोमा की या ये की, इसके पहले की होनी चाहिए, इसके बाद की डिग्री वो नहीं मानेंगे। एक तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट तो मान लेंगे, लेकिन आपका ये 12th वाला डिग्री इसके बाद का वो नहीं मानेंगे, ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी एससी एसटी वालों को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी 25-26 का मेरे भाई यहाँ पर बनाना है, तो ये बात बहुत तरीके से यहाँ पर कह दिया गया है। अच्छा एक बात मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी के हैं यहाँ पर और ओबीसी ही फॉर्म में भरते हैं और हर जगह पर आप ओबीसी का लाभ उठाते हैं और अंत में जाकर के सरेंडर कर देते हैं, जी हमारे पास में सर्टिफिकेट ही नहीं है, हमको जनरल के माध्यम से नौकरी दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसी बात पर, क्योंकि शुरू से आपने गलत कोटा का फायदा उठाया, प्री में एंटर करते वक्त में आपने ओबीसी का सहारा लिया जबकि आप नहीं थे, बस ये हवाला दे करके आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए आप जिस जाति के हैं अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो उसका वर्णन करें, और नहीं है तो उसका वर्णन मेरे भाई यहाँ पर ना करें। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के तरीके को लेकर के। तो देखिए फॉर्म में क्या होता है, पहले ओटीआर आपको करना पड़ेगा। अगर देखो क्या होता है कि एसएससी ने ये कहा है कि पहले तुम आकर के मेरे यहाँ एडमिशन लो, जैसे बचपन में तुम स्कूलों में एडमिशन लेते थे, तो पहले तुम मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, और एडमिशन सिर्फ एक बार में होगा, उसके बाद हर महीने तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी। बस वही कहानी है कि मेरे भाई एसएससी का तुम कोई भी फॉर्म भरते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जेई, ठीक है, तुमको ओटीआर खाली एक बार करना उसके नए वेबसाइट पे जाकर के। और नया वाला वेबसाइट कौन सा है, ssc.gov.in, nic.in वाला वो पुराना हो गया, gov.in वाले पे जाकर के ओटीआर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा और उसके बाद में चाहे जो भी फॉर्म आए, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, ये खाली फॉर्म भरना होगा, उसमें बार बार ओटीआर नहीं करना होगा। ये ओटीआर कैसे होता है इसके ऊपर में भी वीडियो बना दी है, तो यूट्यूब पर सर्च करोगे एसएससी ओटीआर बाई आदित्य रंजन सर आ जाएगा, तो इसको देख लेना, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है एक दिन के बाद में इसकी भी वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो ये भी वीडियो देख लेना, इससे भी तुमको फायदा हो जाएगा बढ़िया तरीके से। फॉर्म मेरे भाई भरते वक्त में लाइव फोटोग्राफी का ऑप्शन आता है। ये ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि एकदम सत्यापित किया जा सके कि यही वो बंदा है जो फॉर्म भर रहा है और यही बंदा जाकर के पेपर देगा। तो जब तुम्हारा लाइव फोटोग्राफी होगा ना, एकदम ऐसे
शांत मुद्रा में बढ़िया तरीके से खड़ा हो जाना, डिजाइन ज्यादा मत मारना, चश्मा वश्मा कुछ मत पहनना, जो इनफैक्ट चश्मा पहनते हैं वो भी उतार देना अपना चश्मा, दोनों कान दिखना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड अगर लाइट है तो कपड़ा डार्क रखना और पीछे का डार्क है तो लाइट रखना। इस तरीके से करके बढ़िया से फोटो लेना ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, यही बात नोटिफिकेशन में कहा गया है, नहीं तो फोटोग्राफी के आधार पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि एक फायदा मेरे भाई, जिन्होंने आधार ऑथेंटिफिकेशन किया है, आधार से अपने आप को ऑथेंटिफाई कर दिया है, तो अगर उनकी फोटोग्राफी के में कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसके आधार पर उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर आप अपने आप को आधार से जोड़ लेते हैं अपने फॉर्म के साथ में। तो ये मेरे भाई वहां पर कर लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, हर जगह पर आपको जो है बेनिफिट इसका मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो जो एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे है, तो ये 4 स्टेप के माध्यम से है। आप पहले टीयर 1 का पेपर देंगे, टीयर 1 के बाद में फिर मेंस का पेपर देंगे, मेंस के पेपर वाले दिन ही आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, फिर ये जब कर लेते हैं, आप कट ऑफ को पड़ाव करते हैं, तो उसके बाद में आपका पोस्ट प्रेफरेंस होता है, और फिर पोस्ट प्रेफरेंस के बाद में तब अंत में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपको आपकी नौकरी दे दी जाती है, स्पेशली वो जो कट ऑफ को पार कर पाए। अब जो पेपर होते हैं वो मेरे भाई देखो, टीयर 1 और टीयर 2 दो चीजें होती हैं। पहला जो पढ़ा होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसका कहीं पर कोई भी मेरिट नहीं बनता। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 4 सब्जेक्ट होते हैं क्वालिफाइंग के नेचर में, इसमें भी वही सब्जेक्ट होते हैं लेकिन मेरिट इसी के आधार पर बनती है। सेम सीजल वाला पैटर्न है, और इसमें मेरे भाई वो 4 पेपर के साथ साथ एक टाइपिंग का भी टेस्ट तुम्हारा होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जैसे टीयर 1 की अगर आप बात करते हो तो टीयर 1 में मेरे भाई आपके ये 4 सब्जेक्ट हो गए। 4 सब्जेक्ट देखो, टीयर 1 कितने नंबर का हो गया, 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटा आपको दिया जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा, क्वालिफाइंग। टीयर 2 जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर, इसमें अगर तुम बात करोगे 120 सवाल आता है, सीजल में 130 सवाल होते हैं, यहाँ 120 सवाल होता है, 360 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 1 घंटा मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए और 1 घंटा जीएस और इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद में कंप्यूटर के 15 सवाल आएंगे, ये भी क्वालिफाइंग इन होगा नेचर, कंप्यूटर पढ़ करके जाना पड़ता है, सिलेबस का पार्ट है, 45 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग होगा, ये करना होगा। फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट देना और फिर टाइपिंग टेस्ट देना है मेरे भाई, यहाँ पर ये सिर्फ क्वालिफाइंग है आपका। तो अगर हम एक एक बढ़िया तरीके से सारी बातों को जाने, तो जो तुम्हारा पहला टीयर है जिसमें तुम्हारे ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का 25-25 सवाल होता है, 50-50 नंबर का, यानी 100 सवाल, 200 नंबर, 1 घंटे का पेपर है। तो इसमें यहां पर जब तुम देने जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, और हर सवाल का लगभग आधा नंबर तुम्हारा कटता है, नेगेटिव मार्किंग इसे कहते हैं, स्पेशली अगर उस सवाल को तुम गलत टिक करके आ रहे हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर बच्चा खाली अटेम्प्ट करके ना चलाए। अगर हम यहाँ पर मेंस की बात करें तो वही 4 सब्जेक्ट होंगे, 1 घंटा मैथ रीजनिंग को मिलेगा जिसके 30-30 सवाल आएंगे, और 1 घंटा इंग्लिश जीएस को मिलेगा जिसमें इंग्लिश के 40 और जीएस के 20 सवाल होंगे। कुल मिलाकर के मेरे भाई तुम्हारे इतने प्रश्न बनते हैं 2 घंटे में, और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। जैसे ही ये खत्म होगा कंप्यूटर का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 15 सवाल 3-3 नंबर के 45 नंबर का होगा, उसका मेरे भाई यहाँ पर एक सेपरेट नंबर लाना पड़ता है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों का स्किल टेस्ट 15 मिनट का होगा, और एलडीसी और जीएसओ वालों का मेरे भाई यहाँ पर 10 मिनट का होगा। अगर आप इसी का मेरे भाई यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे भाई बहुत बढ़िया मौका है आपके पास में। देखो, प्री सिर्फ 2 महीने के बाद में होने वाला है, और अगर इस 2 महीने में अपने तैयारी को बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हो कि जी गुरुजी हमको एक प्लेटफॉर्म बता दीजिए जहां पर हम पढ़ करके पूरी तैयारी कर पाएं, तो वो है आपका अपना मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, अगर आप सिर्फ मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले लो, और अगर आप चारों का तैयारी करना चाहते हो तो अलग अलग रिकॉर्डेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। इस पर जाओगे तो रिकॉर्डेड बैच सभी के कॉम्बो बना दिए गए हैं, जहां पर 2200 का बैच 1600 में आपको मिल जाएगा। और मैथ्स का भी तो ऑफर चल रहा है, नहीं तो नॉर्मली मैथ्स का जो फीस होता है वो 699 होता है, आज शाम तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद में वापस इसकी फीस 699 हो जाएगी। तो प्रशांत सर का बर्थडे ऑफर चल रहा है जिसमें 699 का रिकॉर्डेड बैच आपको 499 में मिल जाता है। ठीक है, और ये ऑफर सिर्फ शाम तक रहने वाला है। इसकी जो वैलिडिटी होती है बच्चों बैच की, वो जिंदगी भर होती है, लाइफ टाइम होती है, कभी भी एक्सपायर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल है, सीपीओ, सीएचएसएल है, ये बैच आपका हमेशा साथ देने वाला है, प्री में भी मेंस में भी। इस बैच से तुम अपनी प्री की भी तैयारी कर लोगे, और साथ में मेंस में भी फिर तुमको इसी से तैयारी करना है, और कुछ तुमको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनफैक्ट अगली बार के सीएचएसएल का भी तैयारी तुम्हारा इसी से हो जाएगा। इस साल होने वाली एसएससी के लगभग हर एग्जाम का तैयारी तुम्हारा इसी से हो जाएगा। और आज शाम तक का ऑफर 499 है, तो फायदा उठा लेना, बस मैं इतना कहूंगा।
कहाँ से मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, वहां पर जा करके मेरे भाई आप इसको डाउनलोड करके एनरोलमेंट कर सकते हैं। मैथ्स की पूरी तैयारी तुम इस बैच के ऊपर में छोड़ दो। मैंने कहा ना इसकी फीस देखो 699 होती है, लेकिन अभी वो ऑफर में तुमको यहां पर उतने में मिल जाएगा। ठीक है, टाइपिंग वाला टेस्ट क्या होता है? तो मेरे भाई सेम डे होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सेम डे होता है और ये क्वालिफाइंग होता है, इसके बारे में साफ तौर पर कहा गया है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल हम और बता दें। सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करनी है वो हमने बता दिया मेरे भाई। ठीक है कि आप एप्लीकेशन से कर लेंगे। टाइपिंग की तैयारी कैसे होगी और क्या होगी? तो देखो, टाइपिंग जो होता है मेरे भाई देखो दो होता है। एक जो डिपार्टमेंटल मतलब यहाँ पे देखो पोस्ट है डीईओ का, तो डीईओ वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री में होती है और एक जिनकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री में नहीं होती है, एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री वाले हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइप टूप करना है, तो उनको करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर में 15,000 कीवर्ड की स्पीड आनी चाहिए। मतलब जिसको आसान भाषा में कहे तो तुमको 1 घंटा तक वो टाइप नहीं करवाएंगे, वो मेरे भाई टाइप करवाएंगे तुम्हें 15 मिनट, और 15 मिनट के अंदर में तुम्हें जो मैटर है वो 3700 से 4000 की डिप्रेशन करना होगा। टाइपिंग दो तरीके से होता है, इंग्लिश में और हिंदी में। फॉर्म भरते वक्त में जो भाषा को तुम सेलेक्ट करोगे उसी भाषा में तुम्हारा टाइपिंग वहां पर खुल करके आएगा। अभी अगर तुमने इंग्लिश कह दिया तो इंग्लिश आएगा, हिंदी कह दिया तो हिंदी आएगा। तो 15 मिनट में 3700 से 4000 की डिप्रेशन करने हैं, और जो मिनिस्ट्री वाले लोग नहीं है मेरे भाई उन्हें 8000 का की डिप्रेशन यहाँ पर करना है। ठीक है, टाइपिंग में वही बात है, इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। इंग्लिश वालों के लिए जो स्पीड चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड मेरे भाई यहाँ पर मिनट चाहिए। ये साफ बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, जो सब्जेक्ट का आपका सिलेबस है मेरे भाई, कि अगर बच्चा ये चाहता है कि जी गुरुजी हमको पढ़ना है तो हमारा टीयर 1 का सिलेबस क्या है, तो देखो ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, ये पूरा तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस है, जो पूरा मैंने वीओडी बैच में कवर कर रखा है, और हर चैप्टर के साथ में टेस्ट और क्लास नोट्स मैंने दिए हुए हैं। ये तुम्हारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस है और ये तुम्हारा जीएस का सिलेबस है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, यही तुम्हारा सिलेबस है और ये तुम्हें पढ़ करके मेरे भाई यहाँ पर जाना है। ठीक है, प्री और मेंस मेरे भाई दोनों के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद अंत में अगर हम बात करें, तो अगर आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो रही हो कि सर हम तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन एक बार वो जो कट ऑफ का बात किए थे, सैलरी का बात किए थे, उसका क्या हिसाब किताब है? तो देखो भाई, सीएचएसएल का कट ऑफ इस समय आसमान छू रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैकेंसी कम हो रही है, लोग तगड़ा मेरे भाई भांज रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे 22 में जनरल कैटेगरी को 157 नंबर लेकर के आना था, 200 में तब यहाँ टीयर 1 क्वालिफाई करवा रहे थे। वही 2023 में 153 नंबर का कट ऑफ गया, और वही 2024 में जहां यहाँ वैकेंसी बढ़ी, उम्मीद था कि कट ऑफ कम जाएगी, तुरंत यहाँ पर कट ऑफ आप देखो 157 पे वापस से पहुंच गया। ये जनरल की कहानी है। ओबीसी वालों को कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है, 1 नंबर का डिफरेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों को जबरदस्त बेनिफिट है मेरे भाई, 6 नंबर का डिफरेंस है, यानी 150। यानी आज के समय अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर सीएचएसएल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये मिस्टर 50-50-50 आपको ये बताएंगे कि भैया दिमाग में 160 नंबर लेकर के चलना पड़ेगा। हालांकि ये नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन वो इतना भी नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए। तो अपने आप को अगर सिक्योर रखना चाहते हो तो 160 प्लस स्कोर करो, और 160 प्लस स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर में स्ट्रेटजी वीडियो भी लेकर के आएंगे कि कैसे तुम सीएचएसएल में 160 प्लस स्कोर कर पाओगे और कट ऑफ क्लियर कर पाओगे इन 2 महीनों के अंदर में, क्या तरीके अपना सकते हैं। हालांकि हर बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किसी ने तैयारी सटीक रखी, मतलब चीजों को फॉलो किया, तो वो कर सकता है। तो वो भी वीडियो सारे के सारे इसी चैनल पर आएंगे। बात करते हैं इसमें पैसे को लेकर के, सैलरी यहाँ पर क्या हिसाब किताब रहता है। तो सैलरी का दोस्तों हम बता दे, देखो यहाँ पर पहले एलडीसी और जीएसओ वाला जो पोस्ट है वो लेवल 2 का, इसमें सैलरी 27,000 से 36,000 मिलती है। शहर के ऊपर में होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो होता है वो लेवल 4 की नौकरी होती है, उसमें 29,000 से 42,000 तक की सैलरी जाती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेड ए वाला जो पद होता है उसकी भी सैलरी लगभग आपकी यहाँ पर इतनी होती है। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस की बात करें कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो मैथ्स की प्रैक्टिस आप अपने एसएससी मैथ वाली किताब से कर सकते हैं, और यहाँ पर जीएस की जो प्रैक्टिस है आप मेरे भाई यहाँ पर एसएससी जीएस वाली किताब से कर सकते हैं। ये दोनों किताबें सबसे सुपर डुपर हिट किताब है सीएचएसएल को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप सीएचएसएल के लिए बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो बैच में आराम से मैथ्स रिकॉर्डेड बैच लेकर के निश्चिंत होकर के तैयारी करिए मेरे भाई। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए मैथ्स का एसएससी मैथ और यहाँ जीएस का एसएससी शिवास्त्र लेकर के आप इसको बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। बाकी जो अभी हमने बताया, कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो आता है या कोई भी नोट्स मिलता है, तो वो आपको ये 2 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसे आप मेरे भाई यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अपने जानकारी के माध्यम से हम आपको संतुष्ट कर पाए होंगे, सारी बातें बहुत क्लियर में बताए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी बात रह गया होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम यहाँ पर उसको भी टैकल करके हम आपको उसके बारे में भी बहुत तरीके से बता देंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।